और अब अगली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा दौरे पर हैं और इस दौरान श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की और इसके बाद बच्चों को अन्नप्राशन भी करवाया। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी ने 822 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है, विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके अलावा एक प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को भी संबोधित किया है और इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी देश की सबसे सुंदर राज्यों में से एक है। पूरे देश में सबसे ज्यादा यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम हो रहे हैं। विकास से ही लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। तो 822 करोड़ की योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा को दी है। मथुरा दौरे पर हैं सीएम योगी। यहां पहुंचकर उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि पर पूजा अर्चना की। उसके बाद बच्चों को अन्नप्राशन करवाया, गोद में लेकर उन्हें दुलार करते दिखे सीएम और साथ ही मथुरा को सौगात भी दी है विकास परियोजनाओं की। उनका लोकार्पण और शिलान्यास किया और साथ ही प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित भी किया। पिछले 5 साल में आपने बदलते हुए ब्रजभूमि को देखा है। मथुरा है, वृंदावन है, बरसाना है, नंदगांव है, बलदेव है, ये सभी तीर्थस्थल बदलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। आज विकास की जब हम बात करते हैं, भाइयों बहनों, मुझे पूरे देश के अंदर जाने का अवसर प्राप्त होता है और आज मैं कह सकता हूं कि हमारा उत्तर प्रदेश देश के अंदर किसी भी राज्य से ज्यादा सुंदर भी है और ज्यादा स्वच्छ भी है। आज इसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। विकास आज इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना उत्तर प्रदेश में हो रहा है, देश के अंदर आज उसकी कोई सानी नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, कहीं 4 लेन के कार्य हो रहे हैं, कहीं एक्सप्रेस हाईवे के काम हो रहे हैं, कहीं पर वाटरवे का निर्माण हो रहा है, कहीं पर हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है, कहीं पर किसी अन्य प्रोजेक्ट को लेकर के बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, एलिवेटेड। और इस बीच दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जेपी नड्डा से सीएम योगी ने मुलाकात की है। उपचुनाव के नतीजों के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री योगी की यह मुलाकात है और नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं सीएम योगी। निकाय चुनाव पर भी चर्चा संभव है, संगठन से जुड़े मुद्दों पर भी बात होगी। एक तरफ उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, जल्द ही तारीखों का ऐलान भी हो सकता है और उपचुनाव जो हाल ही में हुए उनके नतीजों के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है सीएम योगी ने। संगठन से जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा निकाय चुनाव से जुड़ी हुई भी चर्चा संभव है। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने उनके घर पहुंचे। ये मुलाकात हुई नड्डा के आवास पर और 2 महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की उम्मीद, निकाय चुनाव और संगठन से जुड़े हुए कुछ अहम मसले। लखनऊ में अगले साल फरवरी में योगी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित कर रही है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के मंत्री विदेश दौरे पर हैं और वो यहां पर रोड शोज करके निवेशकों को यूपी में निवेश के लिए आकर्षित कर रहे हैं। इसी क्रम में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने अबू धाबी में जनरल मोहम्मद एच अल मेहरी से मुलाकात की है और उत्तर प्रदेश में निवेश के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उन्हें आमंत्रित किया है। इस दौरान राकेश सचान ने लुलु ग्रुप के चेयरमैन से भी मुलाकात की। लुलु ग्रुप के चेयरमैन ने नोएडा, वाराणसी और गोरखपुर में निवेश की इच्छा जताई है। वहीं पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह इन्वेस्टर समिट के लिए अमेरिका में रोड शो कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने उद्यमियों और निवेशकों से चर्चा की है। इस दौरान सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश विकासशील राज्यों में से एक है और यूपी में बड़ी संख्या में एमएसएमईज हैं। हमने यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर की है, माफिया और डॉन से जमीनें मुक्त करवाई हैं, उसका इस्तेमाल गरीबों के विकास के लिए किया है। यह यूपी को बदलने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इच्छा शक्ति को दिखाता है। और अब सपा विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ी हुई खबर। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिकों से एनआईए और आईबी के अधिकारियों ने अब पूछताछ की है। बांग्लादेशी नागरिकों को इरफान सोलंकी ने भारतीयों के रूप में पहचान की थी और इस मामले में खबर यह भी मिल रही है कि बांग्लादेशी नागरिकों के घर इरफान सोलंकी का आना जाना था। पार्षद मन्नू रहमान की भूमिका भी संदिग्ध है। पुलिस और एजेंसियां अब जांच में जुटी हैं।
तो पार्षद मन्नू रहमान की भूमिका इसमें संदिग्ध मानी जा रही है। बांग्लादेशी गिरफ्तार और उसी से पूछताछ के आधार पर इरफान सोलंकी पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक और आरोप कि उन्होंने बांग्लादेशी की पहचान भारतीय के रूप में की थी और उसी आधार पर वो उनके इलाके में रह रहे थे। कानपुर पुलिस ने एसपी विधायक इरफान सोलंकी के देश विरोधी कारनामों का पर्दाफाश किया है। आगजनी और फर्जी दस्तावेज के आरोप में जेल में बंद इरफान पर एक और गंभीर आरोप लगे हैं। इसमें बांग्लादेशी पासपोर्ट और इंडियन आधार कार्ड दोनों देखिए। कानपुर में अवैध रूप से रह रहे जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनके पास से जासूसी के साथ साथ हवाला कनेक्शन के भी सबूत मिले हैं। 14 लाख कितने मिले थे? 14 लाख हजार रुपए कैश मिले थे और ये लग रहा है जैसे ये शायद हवाला का भी काम करते थे। दरअसल आगजनी और फर्जी दस्तावेज के मामले में विधायक इरफान सोलंकी के मददगारों की तलाश में पुलिस जुटी थी। इसी दौरान डॉक्टर रिजवान मोहम्मद नाम का व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में आया। पुलिस की पूछताछ में डॉक्टर रिजवान बांग्लादेश का निवासी निकला। पुलिस ने जब और गहनता से जांच पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले दस्तावेज सामने आए। कानपुर पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए बांग्लादेशी नेशनल रिजवान और उसके परिवार के अन्य 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पोजीशन से हमें फॉरेन करेंसी, डबल मल्टीपल पासपोर्ट्स, परिवार के पास 2-2 पासपोर्ट्स है, इंडियन एंड बांग्लादेशी। पुलिस ने डॉक्टर रिजवान की जांच में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और दस्तावेजों में एसपी विधायक सवालों के घेरे में घिरते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर पूछताछ कर रही है, क्योंकि इन लोगों के पास से 14 लाख रुपए कैश और अलग देशों की करेंसी बरामद हुई है। पुलिस अब इस केस को राष्ट्रद्रोह के मामले से जोड़कर देख रही है। देखिए, जिस तरह के सिचुएशंस यहाँ पे हैं, जो कैश हमें मिल रहा है, जो मल्टीपल पासपोर्ट्स मिल रहे हैं, जो बांग्लादेशी नेशनल के पास भारतीय आधार कार्ड मिल रहा है, जिस तरह से कूट रचित दस्तावेज हैं, जिस तरह से अपना नाम छुपाने की कोशिश यहाँ पर लगातार की हुई दिख रही है और कुछ एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा जिस प्रकार से इसको सर्टिफाई किया गया है, इसमें हम इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि किसी का एजेंट भी निकले। अब आपको वो प्रमाण पत्र भी दिखाते हैं जिसमें इरफान सोलंकी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को कानपुर का नागरिक बताया है। खुद ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने इस इरफान सोलंकी के लेटर पैड को सार्वजनिक किया। और ये विधायक जी ने जो है ये इनको सर्टिफिकेट दिया था। विधायक जी ने इनको सर्टिफिकेट दिया था कि विधायक जी इनको भली भांति जानते हैं। विधायक जी पर गंभीर आरोपों का सिलसिला यही नहीं थमता। इन्होंने घुसपैठियों के लिए भविष्य की भी पूरी तैयारी कर ली थी। पुलिस के मुताबिक एमएलए ने इनके लिए ब्लैंक कागजात भी तैयार करके दे रखी थी। बनाएंगे जरूरत पड़ने पे। देखिए ब्लैंक है, ये देखिए ये ब्लैंक है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि बांग्लादेशी डॉक्टर रिजवान का परिवार कानपुर में कई सालों से अवैध रूप से रह रहा है। इसको भारतीय नागरिक बनाने के लिए एसपी एमएलए के साथ एसपी पार्षद मन्नू रहमान ने भी इसको प्रमाणित किया है। इनके लिए पार्षद ने 2 प्रमाण पत्र जारी किए, जिसमें एक 19 अगस्त और दूसरा 19 सितंबर 2017 की तारीख लिखी, जिस पर हुई थी। फर्जी दस्तावेज के मुताबिक डॉक्टर रिजवान इंपीरियल रेजिडेंसी आर्य नगर कानपुर का पता बना रखा था। अब पुलिस विधायक और पार्षद के सिग्नेचर का मिलान कर रही है। अगर सिग्नेचर सही मिल जाए तो विधायक इरफान सोलंकी पर एक गंभीर केस बनेगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। लखनऊ में यजदान बिल्डिंग को गिराने का काम लगातार जारी है। एलडीए की ओर से पोकलेन मशीन और जेसीबी मशीन के जरिए बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। पिछले 1 महीने से यजदान बिल्डिंग को ध्वस्त करने का काम लगातार जारी है और आरोप यह है कि नजूल की जमीन पर कब्जा करके यहां पर अपार्टमेंट्स बनाए गए थे।
राजधानी लखनऊ के पराग नारायण रोड पर स्थित यजदान बिल्डर की बिल्डिंग को आज पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये तस्वीरें इस वक्त आप यजदान बिल्डिंग की देख रहे हैं। पराग नारायण रोड पर आज बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। नजूल की जमीन पर बनी इस बिल्डिंग को पिछले 1 महीने से गिराने का काम चल रहा है। मिट्टी और धुएं का उठता ये गुबार दूर तक नजर आता है। ये बात बताने के लिए काफी है कि अवैध निर्माण पर सरकार किस तरह सक्रिय है और किस तरह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट कचहरी तमाम चक्करों के बावजूद इस बिल्डिंग को गिराने से बिल्डर रोक नहीं पाए। नतीजा ये रहा कि नजूल की जमीन पर अवैध तरीके से बनी इस बिल्डिंग को आखिरकार ध्वस्त कर दिया गया। एलडीए के तमाम अफसर, नगर निगम के तमाम आला अधिकारी इस बिल्डिंग की गिराने की कार्रवाई में लगातार यहां पर डटे रहे और मुमकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आज से कल के भीतर इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाएगा। अवैध निर्माण पर सरकार लगातार सक्रिय होकर काम कर रही है। अवैध निर्माण को तेजी से गिराया जा रहा है, फिर चाहे वो प्रदेश के किसी भी कोने में क्यों ना हो। उसी कड़ी में यजदान बिल्डर की इस बिल्डिंग को भी गिराया जा रहा है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में निकाय चुनाव के दावेदारों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। बीजेपी यूपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, बीजेपी संगठन महामंत्री धर्मपाल समेत कई नेता वहां पर मौजूद हैं और निकाय चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी, स्थानीय बीजेपी के संगठन के फीडबैक के आधार पर ही टिकट तय किए जाएंगे। निकाय चुनाव के दावेदारों के 16 दिसंबर से पहले ही आवेदन मांगे गए हैं। ये मौजूद है यहाँ पर और ये निकाय चुनाव में तमाम दावेदारों की भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय पे हैं। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी जी, ये मौजूद हैं यहाँ पर और ये निकाय चुनाव में तमाम दावेदारों की एक बड़ी भीड़ भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय पर उमड़ी है। आप देख सकते हैं भूपेंद्र चौधरी को वो सभी अपना आवेदन दे रहे हैं। निकाय चुनाव में जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो सभी अपना आवेदन भूपेंद्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको दे रहे हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी भीड़ है, लोग जुट रहे हैं यहाँ पर आवेदन के लिए। और भूपेंद्र चौधरी को देखिए जिस तरीके से तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के दूर दराज जिलों से आए हुए जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो आवेदन भूपेंद्र चौधरी जी को दे रहे हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि बीजेपी में निकाय चुनाव लड़ने के लिए दावेदारों की एक लंबी लाइन है। हालांकि 16 दिसंबर तक सभी को अपना आवेदन देना है और स्थानीय जो संगठन है उसके फीडबैक के आधार पर ही टिकट वितरण किया जाएगा। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में निकाय चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी दलों ने अपनी किल्लेबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी ने तो निकाय विजय का नंबर 1 प्लान भी तैयार कर लिया है। निकाय चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों ही दमदार प्रदर्शन के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द एक अहम बैठक कर निकाय चुनाव की रणनीति पर अपनी मुहर लगाएंगे। इसके बाद सिलसिलेवार प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाएगी। तो सत्तारूढ़ दल ने भी इन चुनावों को लेकर अपना रोड मैप तैयार कर लिया है। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से चुनाव लड़ेगी और मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, वहीं डेंगू है। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं वहीं गंदगी है। कूड़े का अभी तक कोई निस्तारण नहीं कर पाए, नालियों को अभी तक ठीक नहीं कर पाए। वैसे तो प्रबुद्ध जन सम्मेलन के जरिए मुख्यमंत्री पहले ही निकाय चुनाव का बिगुल फूंक चुके हैं, लेकिन नगर निगमों में अपनी जनसभाओं के जरिए वो शहरों में सरकार बनाने के लिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। मुख्यमंत्री की ये जनसभाएं इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण होंगी क्योंकि अब वो जनता से डबल इंजन के आगे ट्रिपल इंजन की सरकार लाने की अपील कर चुके हैं, जिससे देश और प्रदेश की तर्ज पर निकायों में भी विकास कार्यों को तेजी से गति दी जा सके। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ ही स्थानीय निकाय संस्थाओं के माध्यम से भी जो कार्य प्रारंभ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, उसने अपने स्तर पर भरपूर प्रयास किया इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का। इसको और बेहतरीन तरीके से अब ट्रिपल इंजन की ये सरकार 3 गुना रफ्तार से बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ विकास
विकास की इस गति को आगे बढ़ा सके, इस दिशा में हम सबको सदैव सतर्क रह करके कार्य करना होगा। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, जो उपचुनाव में मिली बम्पर जीत से गदगद है। और जिस तरह खतौली के रण में आरएलडी ने समाजवादी के साथ मैदान फतेह किया, कुछ उसी तरह की रणनीति से एक बार फिर अखिलेश और जयंत की जोड़ी मैदान में नजर आएगी। राष्ट्रीय लोकदल के एक कमेटी बनाई गई है 6 लोगों की, उनकी बैठकें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी से भी वार्ता इस विषय में हो चुकी है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की भी एक कमेटी बनी हुई है, उसमें भी काफ़ी लोग हैं। तो दोनों कमेटी जो है दोनों पार्टियों को बैठ के फाइनल करेगी कौन सी सीट किस पे रहेगी। ये निश्चित है कि सपा और लोकदल गठबंधन के आधार पे ही निकाय चुनाव में उतरेंगे और निश्चित रूप से हम लोग जो है इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। चाहे बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों चुनावी मूड में नजर आ रही हैं। लेकिन बीएसपी और कांग्रेस पुराने पैटर्न पर ही चुनाव मैदान में उतरने की कोशिश कर रही हैं। और इसी को देखते हुए कल मायावती ने मुस्लिम दांव खेला तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के सहारे निकाय के रण में एंट्री की ताक में है। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव में 17 नगर निगम के महापौर, 200 नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष और 545 नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण प्रस्ताव पर आपत्तियां देने का आज अंतिम दिन था, जिसमें राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ये आरोप लगाए गए कि आरक्षण जनसंख्या के अनुपात के तहत नहीं किया गया। ऐसे में जो भी आपत्तियां दी गई हैं, उसे 2 दिन में ठीक किया जाएगा और इसी 2 दिन के बीच सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों पर मंथन कर फाइनल लिस्ट भी तैयार कर लेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।